गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो है अबाउट फील्ड ड्यू टू एन आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ओके, यानी कि हम लोग जो स्वैच्छिक आवेश वितरण है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा किसी बिंदु पर विभव जो है उसकी गणना करेंगे। और बहुध्रुवों की अभिधारणा जो मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, पोलर पॉइंट्स होते हैं, उनके लिए हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या होता है, क्या चीज़ है ये। तो जैसे हमें एक बंद निकाय दिया गया है जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आर्बिट्रेरी है, स्वच्छ रूप से आवेश जो है वो वितरित है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ चार्ज है, यहाँ आर्बिट्रेरी फॉर्म में वो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन आवेशों के द्वारा किसी बाहरी बिंदु पर हम लोग विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। बाहर कोई बिंदु P है उस पर, तो इस बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संपूर्ण बंद निकाय है उसको हम छोटे छोटे आयतन अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, पूरा बंद जो निकाय है, पूरा जो सिस्टम है उसको हम डीवी आयतन अल्पांश जो है उससे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो एक छोटा सा आयतन अल्पांश डीवी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, उसके मूल बिंदु से स्थिति जो है वो आर है, स्मॉल आर। और हमें जो विभव याद करना है वो ओ से जेड एक्सिस पे पॉइंट है पी, उस पे, इस पॉइंट पे हमें विभव का मान याद करना है जो मूल बिंदु से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है। और ये हमारा आयतन अल्पांश जो है वो आर डिस्टेंस पे है मूल बिंदु से। और आयतन अल्पांश और जिस बिंदु पर विभव याद करना है उनके बीच की जो सीधी दूरी है वो क्या है, स्मॉल ए है। आयतन अल्पांश dv जो है उसमें चार्ज की जो मात्रा है वो है रो dv। रो क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, तो आवेश की मात्रा कितनी होगी आयतन अल्पांश dv में, रो dv होगी। तो इस रो dv चार्ज को कंटेन करने वाले आयतन अल्पांश dv में dv की वजह से बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा कि जैसे इस पे चार्ज कितना है रो dv, तो इस चार्ज की वजह से बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा, विभव क्या होता है कि Q/R। तो Q कितना है, रो dv। और R जो है वो आयतन अल्पांश और जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है उसके बीच की दूरी होती है, तो ये क्या है A। तो यहाँ पे विभव का मान क्या आ गया, 1/4πε, क्योंकि ये किसी माध्यम की बात कर रहा है तो K का मान क्या हो गया, 1/4πε। ठीक है, और चार्ज क्या हो गया, रो dv/A। तो एप्सिलन माध्यम की विद्युतशीलता है, तो बिंदु P पर विभव का मान जो है वो रो dv/A। तो ये तो क्या है, एक सिंगल जो वॉल्यूम एलिमेंट है dv उसकी वजह से बिंदु P पर विभव का मान है। ऐसे बहुत सारे आयतन अल्पांश जो है वो इस पूरे बंद निकाय के अंदर मौजूद होंगे। तो उन समस्त आयतन अल्पांशों की वजह से बिंदु P पर कुल विभव का मान क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई 1/4πε रो dv/A। यानी कि समस्त आयतन अल्पांशों की वजह से जो विभव का मान है उनको हम जोड़ देंगे। और चूंकि ये एक स्वैच्छिक आवेश वितरण है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इंटीग्रेशन हमने लगा दिया है। अब क्या कहता है कि आयतन अल्पांश dv की स्थिति की जो दिशा zx के साथ क्या है, थीटा कोण बनाती है। यहाँ पे देखिए, ये आयतन अल्पांश की जो स्थिति है वो zx के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। ठीक है, थीटा कोण बना रही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये डायरेक्ट डिस्टेंस क्या है a, तो a² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, r² प्लस r² माइनस 2r cos थीटा। ओके, तो इसको आप क्या लिखोगे, जैसे आप इसको बटे में लिखोगे तो 1/a² बराबर क्या हो जाएगा, ये सारा। ठीक है, r² प्लस r² माइनस 2r cos थीटा। ओके, अब a² का स्क्वायर हटा दो तो 1/a इज इक्वल टू 1/r² प्लस r² माइनस 2r cos थीटा की पावर हाफ। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/r को कॉमन ले लेंगे। 1/r मीन्स सॉरी 1/r², अंदर से हम r² को कॉमन लेंगे। r² को कॉमन लेंगे तो रूट होने की वजह से बाहर क्या आएगा, r। और जैसे यहाँ पर r² कॉमन आया तो ये तो 1 बच गया। यहाँ से r² कॉमन लिया तो इसके पास तो कैपिटल R² था ही नहीं, तो बटे r² आ गया। यहाँ से थर्ड टर्म से r² को कॉमन लेंगे तो इसके बटे में एक r बच जाएगा, एक r तो इसके पास था। ठीक है, इस फिर
फिर क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ये पहले 1 बटे है, 1 बटे रूट में चल रहा है, फिर इसको पूरे को ऊपर लेके जाएंगे तो रूट जो है हाफ जो है वो माइनस हाफ में बदल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, बाइनोमियल श्रेणी विस्तारण द्वारा, बाइनोमियल थ्योरम द्वारा हम लोग किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं वो बताया गया है फॉर्मूला। 1 + x की पावर जैसे n है तो उसको आप लिख सकते हो 1 + nx n(n-1) फैक्टोरियल 2x² प्लस n(n-1) n-2 फैक्टोरियल 3 x की पावर 3। इस तरीके से आगे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसलिए देखा है क्योंकि हम ऊपर वाली टर्म को इसी तरीके से एक्सपेंड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे n का मान है -½ जैसे ये n है ना, इस n का मान है -½ और x की जगह हमारे पास है ये टर्म r² बटे r² - 2 r cos थीटा बाई कैपिटल R। ओके, तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/a इज इक्वल टू 1/r, ये एज इट इज़ है, और 1 + nx। तो n क्या है -½ और x क्या है, ये टर्म एज इट इज़, प्लस n(n-1) बटे फैक्टोरियल 2, ये आएगा। ठीक है, तो n हमारे पास है -½ ओके, और n-1 बटे फैक्टोरियल 2, तो ये -3/2 हो गया और ये 1/4 हो गया, तो प्लस का 3/8 हो गया ना, प्लस का, तो ये यहाँ पे आ गया प्लस का 3/8 और अंदर x², ये x² है ना, तो ये हमारे पास x² आ गया। अब हायर ऑर्डर की, बाकी हायर ऑर्डर की हम लोग छोड़ देते हैं टर्म्स को, यहाँ तक ही करते हैं। फिर इसको हम लिखेंगे 1/r की घात वृद्धि के रूप में। घात वृद्धि के रूप में लिखेंगे तो जैसे पहली टर्म से हमें क्या मिलेगा, 1/r। ठीक है, उसके बाद इसमें r² बन जाएगा, 1/r और कहाँ बन रहा है, इससे भी बन रहा है, तो इसमें बनेगा तो 2 से 2 जाएगा और r cos थीटा, नहीं इससे r² बनेगा क्योंकि ये बाहर r से मल्टीप्लाई होगा ना, तो r cos थीटा बाई r²। ओके, और r² किससे बन सकता है, किसी से ही नहीं बन सकता क्योंकि इससे r3 हो जाएगा क्योंकि बाहर एक r है और ये तो स्क्वायर में है, तो इससे तो और भी ज़्यादा हायर ऑर्डर मिलेंगे। तो अब इसके बाद r² तो किसी से मिल नहीं सकता। अब इसका देखें, ये स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर तो इसको 4 बनाएगा और ये वाला सिर्फ स्क्वायर बनेगा, तो इसे 3 मिलेगी पावर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4r² cos² थीटा बटे r²। तो 4 से 8 गया तो 3/2, ये हो गया 3/2 cos² थीटा, और क्या आ जाएगा इसमें, ये वाले टर्म जो है ये भी r की पावर 3 देगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -½ है ना। तो हाफ तो जैसे इसमें भी क्या है, ये वाले टर्म r की पावर 3 देगी और ये वाली टर्म r की पावर 3 देगी। दोनों में ही क्या है, बटे में क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होने से ये 8 जो है इससे काटेंगे इसको, 4/8 2 बचेगा, इसके बटे में 2 है तो 2 हमने कॉमन लिख लिया। ठीक है, इसका 3 के साथ गुणा होगा यहाँ पे, तो 3 cos² थीटा, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ r² है, इसका भी r² है, इसका भी r² कॉमन ले लिया, r की पावर 3, अंदर बच गया 3 cos² थीटा -1/2। तो इसको आप बहुत ही केयरफुली कर लेना, हमें सिर्फ इसके r के बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाना है। और एक बात याद रखना, बाहर जो है वो 1/r लिखा हुआ है, तो चाहे तो आप पहले अंदर वालों को सेट कर लो फिर 1/r से गुणा कर दो, क्योंकि पहले हमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ 1/r किस में बनेगा, तो वो तो सिर्फ ये 1 के माध्यम से ही बनेगा, बाकी सब में r है तो वो स्क्वायर बन जाएंगे, क्यूब बन जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि r² कैसे बनेगा, फिर r की पावर 3, इस तरीके से। ओके, जब ये हमारे पास आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये मान है वो हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, फाई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन रो dv/a। तो 1/a की जगह हम लोग ये मान रख देंगे, तो 1/a की जगह जब ये मान रखेंगे तो रो dv, और पहली टर्म क्या है, सिर्फ r है, तो रो dv/r, दूसरी टर्म r² r cos थीटा, तो r cos थीटा रो dv, क्योंकि रो dv तो सब में आएगा और बटे a था, तो a के जो टर्म्स हैं वो 1/1 लिखते जाएंगे। पहली टर्म में सिर्फ कुछ भी नहीं है, 1/r है, दूसरी में r cos थीटा है, और तीसरी में क्या है, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, r की पावर 3 बाहर निकाल दो और
3 रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आर स्क्वायर डी वी बटे 2। इस तरीके से सब टर्म्स लिख दी। पहली टर्म जो है वो क्या है, इसको हमने लिखा पी नॉट। हम लोग कुछ इसको फॉर्मूले को एक अनदर वे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको लिखा पी नॉट, इसको लिखा पी वन और इसको लिखा पी टू। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, विभव को फाई से लिख रहा था, वी से लिख दिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी नॉट 4 पाई एप्सिलन अब जैसे इसको पी नॉट लिख दिया तो ये 1/4 पाई एप्सिलन और ये पी नॉट और ये 1/4 पाई एप्सिलन ये पी वन और ये 1/4 पाई एप्सिलन क्यूब और ये पी टू। ये इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। ओके, और ये सब क्या है, किसी भी निकाय में वितरित आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव जो है उसका मान 1/r के घात श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और पी नोट पी वन पी टू इत्यादि का मान जो है वो निकाय में आवेश के वितरण पर निर्भर करता है। पी नोट क्या है, पी नोट है रो डी वी, है ना, ये है रो डी वी। रो डी वी क्या होता है, टोटल चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम उच्च घात के पदों को नगण्य माने तो ये सिर्फ क्या है, टोटल चार्ज होता है रो डी वी। और टोटल चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर विभव का मान है ये एग्जैक्टली, यानी कि पी नोट इज इक्वल टू रो डी वी जो है वो क्या व्यक्त कर रहा है, किसी भी आवेशित निकाय के द्वारा अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान। ये तो एक एग्जैक्ट सिंपल एक चार्ज की वजह से, अगर मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी क्या करता है, जैसे यहाँ पे खूब सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, और उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से यहाँ पे किसी बिंदु पी पर विभव का मान ज्ञात करना, तो ये पूरा क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। और एक सिंगल मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर विभव का मान जैसे हम ज्ञात करते हैं तो उसके मतलब बराबर आ रहा है इसका मान। तो एक तरीके से पी नोट जो है वो एक मोनोपोल मोमेंट या एक ध्रुवीय आघूर्ण या मोनोपोल स्ट्रेंथ कहलाता है, जिसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कि इस एरिया में जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो एक टोटल चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जेड क्या काफ़ी ज़्यादा है दूरी, बिंदु पी की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो बिंदु पी पर ही एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के मान के बराबर आ रहा है। ये एक मोनोपोल मोमेंट कहलाता है या एक ध्रुवीय आघूर्ण कहलाता है। अगर मान लीजिए सिस्टम के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कुछ इस तरीके से है कि नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में विभव का मान सेकंड टर्म पे डिपेंड करेगा। और सेकंड टर्म क्या है, P1/4 पाई एप्सिलन r²। P1 क्या है, रो आर कॉस थीटा डी वी, और यहाँ पे z क्या होता है, आर कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए ये हमारी r थी, ये थीटा था, पीछे जो डायग्राम बनाया ये z थी, तो z बराबर आर कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ओके, तो P1 जो है वो क्या बताता है, P1 आवेश की मात्रा तथा बिंदु P की ओर की दिशा में आवेश के मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन के कुल परिणाम को व्यक्त करता है। आवेश की मात्रा मतलब रो डी वी, ठीक है, और बिंदु P की ओर की दिशा में आवेश के मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन, आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन कितना है, z, उसके गुणनफल के परिमाण को व्यक्त करता है ये। ओके, तो इसमें क्या होगा कि बिंदु P जो है वो मतलब किसी बिंदु P1 जो है वो किसी द्विध्रुव आघूर्ण मतलब द्विध्रुव के कारण अत्यधिक दूरी z पर स्थित किसी बिंदु पर विभव के मान के समतुल्य होता है। यानी कि अब जब हम ये कहें कि नेट आवेश ज़ीरो है, P नोट जैसे हम ये कहें कि P नोट ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है, जितने प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज है, तो वो मिलकर क्या करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। तो द्विध्रुवों के कारण किसी बिंदु पर विभव के मान के तुल्य होता है, ठीक है। और ये क्या है, द्विध्रुव P1 जो है वो निकाय में आवेशों से बने द्विध्रुवों के द्विध्रुव आघूर्ण के z घटक के परिमाण को व्यक्त करता है, साथ में z डायरेक्शन में है ना ये। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये P1 जो है वो मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, z को अगर z प्लस जेड डैश भी लिख दें तो भी क्या है, P1 अपरिवर्तित रहता है। कैसे, जैसे क्या है, रो z प्लस जेड डैश डी वी, तो रो z डी वी और रो z डैश तो क्या है, एक संख्या है, नंबर है, z+2 कर दिया, z+3 कर दिया, तो वो बाहर निकाल दो, तो रो डी वी टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज क्या है, जैसे ये डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से विभव का मान है, तो इसका मान तो क्या हो गया, ज़ीरो।
तो इसलिए क्या है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। और थर्ड क्या है, P2 क्या है, z अक्ष के सापेक्ष आवेशों के चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण के परिमाण q के मान के बराबर होता है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या है, एक प्रदिश राशि होती है जिसका मान जो है वो दिशा पर निर्भर करता है। चूंकि चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण विभव का मान 1/r³ के अनुसार परिवर्तित होता है तथा विभव विद्युत क्षेत्र जो है वो 1/r⁴ के अनुसार परिवर्तित होता है। कि ये सिंपल है, जैसे V जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे विद्युत जहाँ यहाँ पे विभव का मान क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से है तो वो r³ पे डिपेंड करता है। तो क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r⁴ पे डिपेंड करेगा, एक रेज हो जाती है पावर। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे नेट चार्ज तो ज़ीरो है, P0 ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद जो डाइपोल है उनकी वजह से भी क्या है, विभव का मान जो है वो नहीं है, शून्य है। यानी कि जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है वो डाइपोल नहीं बना रहे, वो क्या बना रहे हैं, वो इस तरीके से व्यवस्थित होंगे कि वो क्वाड्रुपोल बनाएंगे। यानी कि चार चार चार्ज का मतलब ग्रुप बन जाएगा और उनकी वजह से वो पोटेंशियल वहाँ पे होगा। कई बार क्या होता है, चार्ज अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसा कि ये डायग्राम दिखाया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग उस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख देते हैं P2 के, क्योंकि रो dV था, रो dV को यहाँ पे ये डिस्क्रीट चार्ज है तो Q लिख दिया। ये आई वे चार्ज की मतलब इससे दूरी है, ये आई वे चार्ज की दूरी है, ये आई वे आवेश, RI केंद्र से आई वे आवेश की दूरी है। थीटा आई जो है वो RI व z अक्ष के मध्य का कोण होता है। ठीक है, इस तरीके से डिस्क्रीट कंपोनेंट होने पे तो बहुत सिंपल हो जाता है, सिंपली आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता इसमें। और RI cos थीटा तो चूंकि z अक्ष के लॉन्ग उसका कंपोनेंट है तो RI cos थीटा को आप लिख सकते हो ZI। अब ये है कि अलग अलग तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें क्वाड्रुपल मोमेंट का मान भी अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए स्फेरिकली सिमेट्रिक है, पूरे गोले पर समान रूप से आवेश वितरित है, तो उसका क्वाड्रुपल मोमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। अगर आवेश इस तरीके से वितरित है कि वो एक अक्ष के अलोंग जो है वो स्फेयर जो है वो बढ़ गया है, तो Q इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाता है, धनात्मक हो जाता है क्वाड्रुपल मोमेंट। और अगर मान लीजिए, यानी कि ये क्या है, दीर्घाक्ष या प्रोलेट फॉर्म में आ गया, और ये है लघ्वाक्ष या मतलब इसको क्या बोलेंगे, ओबलेट, लघ्वाक्ष या ओबलेट, चपटे दीर्घवृत्तज के लिए इस तरीके के फॉर्म में अगर आ जाए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इसके लिए क्वाड्रुपल मोमेंट का मान क्या है, ऋणात्मक हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए स्वच्छ रूप से आवेश वितरित किया गया है, तो स्वच्छ रूप से आवेश वितरित करने पर उनकी वजह से किसी बिंदु P पर विभव का मान जो है वो मोनोपोल, डाईपोल और क्वाड्रुपोल चार तरीकों में डिवाइड हो जाता है। मोनोपोल मतलब समस्त चार्ज मिलकर के एक बिंदु आवेश की तरह काम करेंगे। ठीक है, अगर उनकी वजह से विभव का मान है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो है तो वो समस्त चार्ज क्या करेंगे, डाईपोल बना लेंगे, तो उनकी वजह से विभव का मान होगा। अगर उनकी वजह से भी नहीं है तो समस्त चार्ज मिल करके क्वाड्रुपोल बना लेंगे और उनकी वजह से आवेश का मान होगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करना बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछो और अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।